शाम में असद खानदान के निस्फ सदी से जायद पर मुहित मुतलकुल अनान इक़्तिदार का सूरज बिलाखिर आज गुरूब हो गया। 24 बरस सदर के ओहदे पर फाइज रहने वाले बशारुल असद हवाई जहाज में बैठे और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो गए। बाग़ियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया है। सरकारी टीवी, रेडियो, वज़ारत दिफा की इमारतों में बागी दाखिल हो गए हैं। दमिश्क में बागी मलेशिया को किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। दमिश्क के करीब जेल से हज़ारों कैदी रिहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद गाज़ी अल जलाली की शहरियों से अवामी इमलाक को नुकसान न पहुँचाने की अपील। कहा उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा। बागी गिरोह तहरीरुल शाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार तक तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। जश्न के दौरान हवाई फायरिंग पे पाबंदी भी आयद कर दी गई है। इस दौरान शहरी सड़कों पर निकल आए। वो टैंक्स, मिलिट्री गाड़ियां जो कि शामी फौज दमिश्क की सड़कों पर ही छोड़कर चली गई थी, उस पर शहरी चढ़ गए। उन्होंने आज़ादी के नारे लगाए। इसके अलावा हवा में मुक्के लहराए। उमैया चौक पर जो बागी फौजी हैं, राम शहरी जमा हुए और आज़ादी के नारे लगाए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर साबिक़ सफ़ीर मलिहा लोधी साहिबा। हम बैनुल अक़वामी उमूर पर इनकी बड़ी कीमती राय होती है। बहुत शुक्रिया मलिहा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, आज जिस तरह इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, बहुत जल्दी में नहीं हुआ ये सब कुछ? यानी कि किसी को कोई तवक्को नहीं थी कि इस तरह से जो मिलिटेंट्स हैं या बागी हैं जिनको आप कह रहे हैं, जिस तरह से ऑपोजिशन ने कंट्रोल संभाला दमिश्क का, किसी को ये नहीं अंदाजा था कि सीरिया की जो फौज है वो किस तरह से बिल्कुल ही लड़ने से इनकार कर देगी और वाकई बिल्कुल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द सीरियन आर्मी मेल्टेड अवे। तो मैं समझती हूँ कि ये एक सियासी ज़ल्ज़ले से कम नहीं है। ये डेवलपमेंट, ये एक साइज़मिक जियोपॉलिटिकल इवेंट है। इससे खित्ते का लगता है कि नक्शा बदल जाएगा, इसलिए कि जो मिडिल ईस्ट यानी कि मशरिक़ वुस्ता में फौजी या सियासी कुव्वत का तवाज़ुन है, उसमें मैं समझती हूँ कि बहुत ही बड़ी तब्दीली आएगी। सीरिया के अंदर जाहिर है सबसे बड़ा सवाल ये है कि आया जो सियासी ट्रांजिशन है, क्या वो पुरअमन होगा या किसी किस्म की लड़ाई जारी रहेगी, अब ये हमें देखना है। ठीक है, वली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अहम तवज्जो दिलाई मंसूर जाफ़र साहब की, जो बागियों की टर्म है ये तो कॉइन ही बशार मुखालिफिन क़ुव्वतों के लिए ख़ुद बशारुल असद ने की थी। इनके लिए बागी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए या इनको बशार मुखालिफ हिज़्ब कहा जाए, क्या कहा जाए, और ये सब कुछ जो हुआ इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, जितनी भी टर्म कॉइन की जाती हैं इसके पीछे यकीनन एक फिलॉसफी होती है और ख़ास तौर पे इस वक्त क्योंकि इनका मुकाबला बशारुल असद और उनकी हुकूमत और उनकी फ़ौज के साथ था, तो उन्होंने इसके लिए बागियों के टर्म या अस्करियत पसंदों के टर्म, लेकिन इनका जो ओरिजिन है, चाहे इस वक्त वो बहुत ही एक निजात दहिंदा के तौर पे सामने आए हैं शामी अवाम के, लेकिन ये जिन ग्रुपों पे मुश्तमिल है उनकी एक पूरी हिस्ट्री है। वो इराक से यहाँ पे आने वाली अलकायदा और दाइश और उसके बाद यहाँ पे अल-नुसरा फ्रंट और इसी तरीके से जो दीगर स्प्लिंटर ग्रुप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, जिनका यकीनन मकसद बशारुल असद की हुकूमत ही का खात्मा था, ये तमाम उन पर मुश्तमिल तहरीरुल शाम तंजीम नामी प्लेटफॉर्म से ही ऑपरेट कर रहे थे। और इसमें मैं समझती हूँ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त महमेज लगाई इनकी इस पूरी जद्दोजहद को या इनके इस गैर मुतवक्को विक्ट्री को, वो अभी हाल ही में जो आस्ताना प्रोसेस के तहत होने वाले दोहा में मुज़ाकरात में जो एक डेडलॉक सामने आया था, और उसके बाद तुर्की जो था वो एक डेस्परेट अंदाज में उन्होंने इन ग्रुपों की, इन खास तौर पे ये जो तहरीरुल शाम तंजीम है इसकी सरपरस्ती और इन्हें गोला बारूद और असला और लॉजिस्टिक तमाम नौयत की फराहम की, जिसके बाद उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से जिस अंदाज से पिछले 5 दिनों में एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा शामी शहर जो है वो अपने ज़ेरे नगीन किया, और वहाँ पे यकीन उन्होंने मज़ाहमत इस हवाले से देखने को नहीं मिली क्योंकि इस वक्त तकरीबन 15 बरस से जो बशारुल असद साहब की एक रजीम मुतलकन अंदाज में अपने अमूर सल्तनत चला रही थी, उससे जो फौज का मोराल है वो बहुत हद तक गिर चुका था। और इसी तरीके से शाम के अंदर ख़ास तौर पे ईरान की और उसके बाद हिज़्बुल्लाह के हवाले से जो एक्टिविटीज़ थी, उसकी वजह से शाम के शामी अवाम जो हैं वो एक
परेशानी के शिकार थे, और ख़ासतौर पे उसके नतीजे में जो उनकी मईशत और उनका जो एक सियासी पॉलिटिकल सेटअप है वो बिल्कुल कोलैप्स का शिकार हो गया था। तो ये एक सिचुएशन बनी है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा चैलेंज इस वक्त शाम के सामने है, क्योंकि ये स्प्लिंटर ग्रुप इसी नौयत की हिस्ट्री हमने देखी है कि जहाँ जहाँ इस तरह के रिजीम चेंजेस हुई हैं, चाहे वो इराक के अंदर पहले कराई गई, उसके बाद लीबिया में, फिर यही एपिसोड यमन के अंदर रिपीट करने की कोशिश की गई, या उससे पहले हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में इसी नौयत की चीज देखी गई, तो वहाँ पे जो स्टेबिलिटी लाना जो है वो एक कार्य दारद था, क्योंकि ये जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं इनकी रूट्स बड़ी डीप रूटेड होती हैं, और ये माशरे के अंदर भी, और फिर एक जो इंतहा पसंदी का एक कल्चर और इसी नौयत का हर चीज को ताकत के जोर पे हल करने का जो एक वहाँ पे रविश चल निकली है, वो उसके नतीजे में ये किसी भी ये जो यानी कुछ किसी मुरव्वजा सियासी अमल का हिस्सा बनाने के लिए इन लोगों की बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ, वो तरबियत की, ट्रेनिंग की जरूरत होगी। इस वक्त कम से कम जो इस रीजनल गेम प्लान का हिस्सा है, खासतौर पर वर्ल्ड पावर, उन्हें तो कम से कम इस नौयत की रिफॉर्मेशन या इन लोगों की कुछ तरबियत की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक मकसद हासिल करना था, रिजीम चेंज। अब अगला वो टारगेट अपने ईरान के हवाले से शायद सेट किए बैठे हैं, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस अंदाज से एक धमकी अमेज बयान दिया था कि अगर हमास ने हमारे कैदी ना छोड़े तो मैं मिडिल ईस्ट की ईंट से ईंट बजा दूंगा और मैं मिडिल ईस्ट को जहन्नमज़ार में तब्दील कर दूंगा, तो ये उसकी पहली किस्त आपके सामने आ गई है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही, मंसूर जाफर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मलिहा लोधी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिहा साहिबा, ये भी कहिएगा कि ईरान, रूस और जो बशार के इत्तेहादी हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए, उनके लिए जितने भी इत्तेहादी थे बशर अल असद के, उन सब के लिए ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है, धचका है। इसमें जाहिर है हिजबुल्लाह शामिल है, इसमें ईरान शामिल है, इसमें रूस भी शामिल है, इसलिए कि ये तीनों कुव्वतों ने, तीनों पाज ने हिमायत की थी सीरियन हुकूमत की, रन बाय बशर अल असद। तो लगता यही है कि जो डेवलपमेंट्स हाल में होती रही हैं मशरिक़ वस्ता में, जिसमें कि हमने देखा कि इजराइल ने हमला किया हिजबुल्लाह पे, उसको कमज़ोर किया, फिर आप किसी हद तक ये भी कह सकते हैं कि ईरान भी इन डेवलपमेंट्स में मुलव्वस रहा इजराइल की वजह से, तो इससे वो खासे कमज़ोर हो गई उनकी हिमायत असद के लिए। जहाँ तक रूस का ताल्लुक है, रूस जाहिर है यूक्रेन की जंग में ज़्यादा प्रीऑक्यूपाई होता रहा, तो उनके लिए भी इतना फोकस नहीं रहा सीरिया पे। और फिर मैं समझती हूँ कि सीरिया की अपनी डायनामिक्स देखिए, अगर एक खानदान 50 साल से ज्यादा हुक्मरानी करता है, फिर ऐसा वक्त भी आता है कि जब लोग तंग आ जाते हैं, और फिर जाहिर है ऑपोजिशन फोर्सेस, इसलिए कि आपका एक सवाल पहले था कि जी उनको कैसे डिस्क्राइब किया जाए, तो मैं समझती हूँ कि वो ऑपोजिशन तो थे ना इस हुकूमत के, जो कि अब बरतरफ हो गई है, तो उन ऑपोजिशन फोर्सेस की जाहिर है हिमायत बढ़ती गई, और जिस आसानी से उन्होंने किया है। मलिया साहिबा, ये यकीनन कि उन्होंने बहुत तेजी से हमला किया है। इसमें हमें क्या जिस तरह के एक प्रॉक्सी जंग थी जो शाम में पिछले 2 दहाइयों से लड़ी जा रही थी, और जिसमें हमने देखा कि पासदारान इनकलाब के कमांडर्स वहाँ पाए जाते थे, लीड करते थे। ऐसे में आपको लगता है कि जो हाल ही में हमास इसराइल लड़ाई में जो हिजबुल्लाह का किरदार था और जो शाम का किरदार था, उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं से डोरें हिलाई गई हों, को खामोश इशारा किया गया हो, जिसके बाद इन फोर्सेस ने पेशकदमी की और फिर कोई रोकने वाला भी इनको दिखाई नहीं दिया? देखिए, मैं तो कोई खास कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं यकीन रखती हूँ। मैं समझती हूँ कि हमें हकीकत पे बेस करना चाहिए अपना तज्जिया, और इस तरह की कयास आराइयाँ कम से कम मैं नहीं समझती कि इससे हमें कोई फायदा होता है। सूरत हाल ये है कि ऑपोजिशन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है मशरिक़ वस्ता का जो बैलेंस ऑफ पावर है, जिसको फौजी या सियासी कुव्वत का तवाज़ुन कहते हैं, वो अब तब्दील हो जाएगा। इसमें ईरान का जो असर है मशरिक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में, वो पहले से बहुत कम हो जाएगा। रूस का भी पहले से कम हो जाएगा। अब देखना ये है कि क्या अमेरिका, सदर ट्रंप ने, बल्कि जो कि सदर बन जाएंगे अगले महीने, सदर ट्रंप ने तो हाल में यही कहा है ना कि वो इस जंग में नहीं इन्वॉल्व करना चाहते अपने मुल्क को। तो अब देखना ये है कि
क्या जो ग्रुप सबसे स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है ऑपोजिशन फोर्सेस में, जिसपे कि बल्कि उसको तो एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है अमेरिका ने, यूएन ने और ईयू ने भी, तो क्या वो जो ग्रुप है क्या वो हावी हो जाएगा, इसलिए कि और ग्रुप्स भी है ना ऑपोजिशन में, तो क्या वो हावी होगा, क्या वो किसी किस्म के कौमी यकजहती कर सकेगा सीरिया में, जो ट्रांजिशन होनी है सीरिया में क्या वो पुरअमन होगी। मैं समझती हूँ इन सवालों के जवाब ज्यादा जरूरी है कि हम इनके बारे में जरा सोचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मलिहा लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थी। हम दोनों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। बराह रास्त ले चले आपको अताउल्ला तारड़ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तवज्जो नहीं है और वो एक झूठे बयानी पर सारा पैसा लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक नाअहली है, मगर फेडरल गवर्नमेंट जो हो सकता है इसमें करेगी और पाक फौज इसमें पूरी तरह कुर्बानियां देगी। बहुत शुक्रिया। अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया, फिर सदर ने ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए हुकूमत को ख़त लिखा, लेकिन एहतजाज जारी रहा। अब बड़ी खबर आ रही है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया है। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कई रोज से जारी अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज मुज़ाकरात के बाद सदर ने वज़ीर आज़म को हिदायत की थी कि सदारती ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए इक़दाम किए जाएं। इस पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने आज सदारती ऑर्डिनेंस वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी ने भी हड़ताल खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि ट्रांसपोर्टर गाड़ियां चलाएं, 90 रोज के अंदर दीगर 12 निकात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पर भी अमल होगा। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान में चमन, कल्लात और मस्तोंग समेत कई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर जारी है। कल्लात में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। उधर मस्तोंग में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में चमन और मस्तोंग समेत कई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। शुमाली और वस्ती इलाकों में साइबेरियन हवाएं चलने से मौसम शदीद सर्द हो गया। मस्तोंग समेत मैदानी इलाकों में पानी जम गया। सर्दी से धुंध और गर्द आलूद हवाओं का राज है। सर्दी के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गए हैं। कल्लात में यखबस्ता हवाओं की वजह से सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया। शदीद ठंड में गैस मुकम्मल तौर पर गायब, जबकि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। कोहलू में यखबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ठंडी हवाओं का सिलसिला आज और कल तक जारी रहने का इम्कान है। उधर कश्मीर में वादी नीलम के बालाई इलाकों और सयाहती मकामात ताओबट, हिलमत, गुरेज, शोंटर, सरगन वैलीज, अड़ंगकेल और शोंटर बेला में बर्फबारी जारी है। वादी नीलम के जेरी इलाकों में मतला अबर आलूद है, जबकि कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो रही है। बारिश बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। शाराय नीलम समेत राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। पंजाब के शहर मुल्तान और गिरदो नवा में मौसम सर्द है। दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने का इम्कान है। कराची के सफारी पार्क में आज मरने वाली हथनी सोनिया की लाश बर्फ रखकर महफूज की जा रही है, जबकि हथनी का पोस्टमार्टम 2 रोज के बाद किया जाएगा। तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज शवाला असलम। जी बिल्कुल, इस वक्त सफारी पार्क में हम मौजूद हैं। जो हथनी सोनिया है उसके केज के बिल्कुल हम सामने हैं। हथनी सोनिया इंतकाल कर चुकी है और जो डायरेक्टर सफारी पार्क है उन्होंने भी इस चीज की तस्दीक कर दी है। यहाँ पर जो हथनी सोनिया की जो डेड बॉडी है वो भी यहाँ पे रखी गई है, उसको काफी कवर्ड करके रखा गया है। जो यहाँ के डायरेक्टर हैं सफारी पार्क के, उनका ये बताना है कि इनिशियली तौर पर अभी बस यही कहा जा रहा है कि सस्पेक्टेड ये है कि हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक हो, लेकिन अभी कॉज ऑफ डेथ के हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता है और जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा ये डिसाइड नहीं होगा कि इसकी डेथ कैसे हुई है। और अचानक से उनको एक खबर मिली थी सुबह में ही और ये बता रहे थे कि उससे पहले जो हथनी सोनिया है उसकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल ठीक भी थी। और इससे कबल अभी कुछ रोज पहले ही जो हथनी मधुबाला है उसको चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था और उसके बाद ये तीनों हत्याएं यहाँ पर रह रही थी। लेकिन अब एक अफसोसनाक खबर ये है कि उनमें से जो सिर्फ 2 हत्याएं हैं वो अब बची हैं और एक हत्नी जो सोनिया है वो इंतकाल कर चुकी है। और इसके हवाले से मजीद ये भी बताया जा रहा है क्योंकि अभी इसकी जो डेड बॉडी है उसको यहाँ पर रखा गया है, कवर्ड करके रखा गया और ये बताया है कि मौसम चूंकि ठंडा है
मौसम, तो यहाँ पर इसको बर्फ से अतराफ में लगा के इसको यहाँ पर डेड बॉडी रखी है। आमिर खलील जो है सरबराह फोर्स के जो हैं वो यहाँ पर आके पोस्टमार्टम करेंगे। फोर्स पूरी टीम आएगी, KMC की भी जो टीम होगी उसके साथ डिसाइड होगा और उसके बाद उनके फोर्स की टीम के आने के बाद यहाँ पर हथनी सोनिया का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है। उन्होंने वज़ीर आज़म को ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक़ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक मोहसिन नकवी का मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, उसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने इस मौके पर कहा कि PCB चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अच्छी खबर सामने आएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची तालीम के शुबे में इंतहाई नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दे रहा है। यहाँ से फारिग तहसील 18,000 से ज़ायद काबिल होनहार साबिक़ तलबा मुख्तलिफ शोबों में न सिर्फ अपनी सलाहियतों को मनवा रहे हैं बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कॉन्वोकेशन मुनक़िद किया गया, जिसमें डायरेक्टर अकबर ज़ैली समेत 7,000 तलबा और तालिबात शरीक हुए। ग्रेजुएट से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि IBA कराची ने इल्म के ज़रिए अब आपको दुनिया भर में रहनुमाई के लिए तैयार किया है। आज का नौजवान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए बेपनाह सलाहियतें रखता है। मसनूई ज़हानत, डेटा साइंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है। IBA कराची 67% PhD डिग्री रखने वाला गैर मामूली इदारा है। 70 साल होनहार लीडर्स पैदा करने की मीरास रखने का दावा बहुत कम इदारे कर सकते हैं। उन्होंने फारिग तहसील तलबा और इनके वालिदैन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये बात बाइस फ़ख्र है कि वो एक बैनुल अक़वामी सतह के इदारे में तालीम मुकम्मल करने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं।